नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। आपके लिए हम इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देते हैं, साथ ही मॉनसून का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आपको आगे की रणनीति बनाने में आपकी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के रिसर्च हेड भी हैं और एमडी भी हैं। साथ ही भाभी पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, देवा गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी होंगे रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज ओवरऑल किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर हल्की तेजी दिख रही है, 58,500 के ऊपर गोल्ड है, चांदी 71,700 के करीब है, कॉमेक्स पर $1925 के ऊपर है, सोना और चांदी $23.35 के करीब है। ब्रेंट आज हल्की नरमी है, चीन से मांग को लेकर जिस तरह की अनसर्टेनिटी है उसका दबाव है। नेचुरल गैस 230 के नीचे का हल्की नरमी है, कल यहां पर अच्छी तेजी दिखी थी। कॉपर 730 के ऊपर, 720 के बेहद करीब है, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। मेंथा ऑयल लगातार तेजी है, 4 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर है, 1025 के ऊपर है, कम उत्पादन से यहां पर अब सपोर्ट मिल रहा है। ग्वारगम और ग्वारसीड यहां पर भी आज तेजी है, 1% के आसपास की तेजी है। ग्वारगम में डिमांड में रिकवरी की उम्मीद लगाई जा रही है और ग्वारसीड 6500 के आसपास। अगस्त में राजस्थान में जिस तरह से काफी कम बारिश हुई है, जो सरप्लस की स्थिति थी वो तेजी से अब घट गई है, उसका यहां पर फायदा ग्वारसीड को मिल रहा है। जीरे की बात करें तो आज यहां पर मुनाफा वसूली है, लेकिन हल्दी में यहां पर तेजी दिख रही है, 16,000 के ऊपर कारोबार हो रहा है। मानसून की चाल भी एक बार देख लेते कि मानसून की स्थिति अब तक क्या रही है। अगस्त के जो आंकड़े हैं वो देश भर के सामान्य से 40% कम बारिश हुई है। देश के ज्यादातर हिस्से, सिर्फ पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से छोड़ दे तो काफी कम बारिश हुई है अगस्त के महीने में। जो ऐसे राज्य जहां पर काफी सरप्लस दिख रही थी वहां पर भी अब भारी डेफिसिट दिख रही है। कल देश भर में सामान्य से 60% कम बारिश हुई थी और 1 जून से अगर 21 अगस्त यानी कल तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 7% की डेफिसिट अब हो चुकी है। कहां कहां सामान्य से कम बारिश हुई है? केरल जहां पर सामान्य से 45% कम बारिश हुई है, झारखंड में 37% कम, बिहार में 32% कम बारिश हुई है, यूपी में 23%, कर्नाटक 16% कम बारिश है, आंध्रा में 15% और एमपी 6% कम बारिश हुई है। इसमें से कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी सरप्लस की स्थिति थी, लेकिन यहां पर भी अब धीरे धीरे डेफिसिट की स्थिति बन रही है। यानी अब तक अगस्त का जो महीना रहा है मानसून के लिए काफी सही नहीं रहा है, काफी दिक्कतों भरा रहा है और कई सारे इलाके हैं जहां पर काफी कम बारिश हुई है। लेकिन एक अहम खबर आज आई, अब से कुछ ही देर पहले पीयूष गोयल साहब का कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र के नेताओं से बातचीत की, क्योंकि प्याज किसानों का एजिटेशन जिस तरह से चल रहा है, खास करके नासिक लासलगांव के इलाकों में, अहमदनगर के किसानों का, उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगा दी है, उससे किसानों को काफी कम भाव मिल रहे हैं और ऑलरेडी किसानों को नुकसान होता है। जब कमाई की बारी आती है तो इस तरह के फैसले होते हैं। लेकिन सरकार ने भी इसके बाद एक अहम फैसला किया है। सरकार अब बफर के लिए अपने प्याज खरीदेगी इन इलाकों से और जो भाव मिलेगा किसानों को वो मिलेगा 2,410 रुपए। आमतौर पे 5 से 7-8 रुपए प्रति किलो का भाव होता है, किसानों की लागत होती है, लेकिन यहाँ पर उनको 24 रुपए से भी ऊपर प्रति किलो के भाव किसानों को सरकार देगी। तो ये एक अच्छा कदम है। ये आइए पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में भारत सरकार के आदेश पर एनसीसीएफ और नैफेड ने 3 लाख टन प्याज नासिक, लासनगांव, अहमदनगर, इस पूरे क्षेत्र से खरीदा, जिसके कारण प्याज के दाम भी अच्छे रहे और किसानों को भी लाभ हुआ। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को नुकसान ना हो, उपभोक्ताओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ ना पाए, उसके लिए भी एक संतुलन बिठाने के लिए प्याज के ऊपर 40% निर्यात टैक्स शुल्क लगाया गया है, जिससे भारत में उपलब्धता प्याज की पर्याप्त रहे और जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें उपभोक्ता को भी लाभ हो, किसानों को भी कोई नुकसान हो। ये संतुलन बिठाने हेतु आज सुबह 11 बजे से एनसीसीएफ और नाफेड और 2 लाख टन नासिक, जिसके पिंपलगांव, लासनगांव, अहमदनगर, इस पूरे क्षेत्र में 2 लाख टन और
प्याज की खरीद शुरू कर देगी। आगे चल के और खरीदना पड़े तो और भी खरीदने के लिए तैयार है। और मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे कोई इलाकों में, जिन इलाकों में प्याज बनता है, वहां पर भी एनसीसीएफ और नैफेड खरीदेगी प्याज, जिससे किसानों को भी सही दाम मिले। ये प्याज खरीदने का दाम आज का जो निर्धारित हुआ है वो 2410 रुपए प्रति क्विंटल, 2410 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो एक अच्छा दाम है। किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा और कोई भी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हम सब इस चीज पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखे हुए हैं और किसानों के हित में सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। ओके, तो ये ऐलान आपने सुना सरकार की तरफ से। अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनट पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो बाइट हमने सुनाई है। 2410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर सरकार यहां पर बफर स्टॉक के लिए प्याज किसानों से खरीदेगी। तो किसानों के लिए एक अच्छी राहत की खबर है, क्योंकि किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था, ऐसे में अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि ये काफी अच्छा भाव है। अगर 2410 रुपए के भाव, 2410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर, यानी 24 रुपए 10 पैसे का भाव अगर किसानों को प्याज का मिलता है, तो वाकई एक सराहनीय कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहां पर आज हल्की तेजी दिख रही है। 58,500 के करीब है सोना, चांदी 71,700 के ऊपर है। केडिया जी, क्या करना चाहिए आज गोल्ड और सिल्वर में? तेजी हल्की दिख रही है यहां पर, और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड 15 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है, क्या ये चिंता है गोल्ड के लिए या खरीदारी करनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये हफ्ते में काफी इंपॉर्टेंट स्पीच हम जैक्सन होले से आते हुए देखेंगे, जिसके चलते मार्केट सीमित दायरे में। बट एक चीज अच्छी हम बोल सकते हैं कि फेड के मिनट्स के बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो तेजी बनी हुई थी वो अब थमते हुए नजर आ रही है। हमने देखा 103.50 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर गोल्ड की अगर बात करें तो स्पॉट है 1880 के सपोर्ट से उठने की अच्छे से कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट साइडवेज जरूर है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि जिस ढंग से वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक करने में लगा हुआ है, जबकि ईस्टर्न वर्ल्ड मतलब चाइना जिस ढंग से रेट कट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वापस रिव्यू करना पड़ेगा फेड को कि आगे वाले महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ानी चाहिए या रुकना चाहिए। और जिस ढंग से सीएमई फेड टूल बता रहा है कि हमें भी लगता है कि सितंबर अक्टूबर में कोई रेट हाइक नहीं होगी, अब जो अगली रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है वो नवंबर में दिखाई दे रही, जिसके चलते मुझे लगता है सोने और चांदी दोनों में ही तेजी बनेगी। गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है, जिसके चलते सोने में तेजी थोड़ी सुस्त रहेगी, बट चांदी ज्यादा तेज लग रही। तो उस सबको देखते हुए गोल्ड में मुझे लगता है आज 58,300-350 की रेंज में लेके चलिए। 58,800 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। ओके, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ यहां पर काम करना है। जिगर, आपकी सलाह क्या है गोल्ड सिल्वर में? मुझे लग रहा है जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में 99.6 से 103.6 तक की एक रैली आई है, उसका एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो उसके साथ ही जो डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज है उसमें भी एक इनवर्स रिएक्शन तो आना ही आना है। गोल्ड 1890 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है करंट लेवल पे भी M6 पे लॉन्ग किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जो मार्केट का जो एक जो फोकस है वो जैक्सन होल सिम्पोजियम पे है, जहाँ पे जेरेमी पावल के क्या स्टेटमेंट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट स्टिल आई रेकमेंड टू गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। सिंस वी टॉकिंग अबाउट गोल्ड फर्स्ट, gold October by around 58,400, 58,200 stop loss and 58,800 is target. Silver की हम बात कर ले, China is also very serious in economic recovery. हाँ, वहाँ से भी steps आए थे and मुझे लग रहा है जिस तरीके से बेस मेटल्स में आज जो एक बाउंस आया है, सिल्वर में भी एक बाउंस कल के सेशन में ऑलरेडी हमने देख लिया है, बट इट विल कंटिन्यू टू रैली ओनली। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 71,600, 71,300 स्टॉप लॉस, 72,200 इस टारगेट। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह 72,200 के टारगेट के लिए आप चांदी खरीद सकते हैं। भाविक, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में? गुड मॉर्निंग वैष्णव जी। मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में बाय करना चाहिए। अगर कल के कैंडल के ना देखे और कॉमेक्स में देखे तो लगातार 9 दिन कॉन्स्टेंटली कॉमेक्स में हमने नेगेटिव कैंडल देखने को मिला है, और यूजुअली वो टेक्निकली एक ओवरसोल्ड रीजन जरूर से आता है।
है। और एक और भी अच्छा फायदा है कि अभी अगर देखें तो स्पाइट के जो यील्ड है वो बढ़ रही है, बट डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग नहीं हो रहा है। तो ये भी एक आई थिंक एक अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में रिकवरी आनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अराउंड 58,400 के करीब जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 58,650 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58,300 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में हमने 9 तारीख के बाद 9 तारीख तक अगर देखे तो सिर्फ 70,500 से 69,500 के एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। और कल अगर देखे तो वो ब्रेकआउट भी आया है और सस्टेन भी कर रहा है। तो आई थिंक चांदी मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है। आई थिंक लग रहा है कि गोल्ड के कंपैरेटिवली ये रैली है वो कंटिन्यू रहेगी। तो चांदी में भी अगर थोड़ा डिप आता है अराउंड 71,350 तो बाय कर सकते हैं 72,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70,900 का। दिव्या, आप क्या सलाह दे रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? आपको भी लग रहा है खरीदारी करके जाना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं गोल्ड में शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड बेरिश है, क्योंकि मेन रीजन हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो भी काफी ऑलमोस्ट 2008 के बाद अभी एक हाई पे चल रहा है, तो एक नेगेटिव फैक्टर है। और नियर टर्म ट्रेंड में हमें एक रिकवरी देखने मिल रही है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अभी मेन जो मीटिंग है जैक्सन होल का, तो उसके ऊपर गोल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके गोल्ड प्राइजेस के लिए। पर अगर मैं एक टेक्निकल लेवल की बात करूं तो प्राइजेस जो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है 58,200 से लेके 58,700 तक। तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तो हमें बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं। गोल्ड हम 58,300 के अराउंड बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 58,150 का रखें और टारगेट ऊपर में 58,500 का मेंटेन करें। और सिल्वर के अंदर भी हमें कल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला था, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सिल्वर जो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। ये वीक ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। आज सिल्वर मिनी के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी है और रेगुलर सिल्वर है उसका 25 अगस्त को एक्सपायरी है। तो हमें एक वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है सिल्वर प्राइजेस के अंदर। पर डेली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है सिल्वर के अंदर, तो नियर टर्म ट्रेंड मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है सिल्वर में भी। तो सिल्वर भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 71,200 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 70,700 का रखें और टारगेट ऊपर में 71,800 का मेंटेन कर। ओके, तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर को लेकर है। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी कमोडिटीज पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। केडिया जी, क्रूड में क्या करना चाहिए आज? किस तरह की चाल दिख रही है आपको? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें WTI ब्रेंट में हमने जुलाई महीने में जो काफी बड़ी तेजी देखी थी, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट फंडामेंटल में मुझे नहीं लगता कोई कमी है। नो डाउट चाइना से जो अभी एक्शन लिया जा रहा है वो उम्मीद के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में हमने एक रिवर्ट बैक देखा, जहां पे ब्रेंट करीबन 84 और 83 की रेंज में आ गया। WTI भी 80 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती लौटी है। तो मुझे लगता है चाइना से जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ये प्राइजेस पर थोड़ा सा दबाव जरूर दे रही है। बट दूसरी ओर अगर हम देखें तो सऊदी और रशिया ने जिस ढंग से प्रोडक्शन कट और एक्सपोर्ट में कमी लाई है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट करे। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक जरूर है। कल भी हमने देखा था कि प्राइजेस में अर्ली स्टेज में तो तेजी बनी थी, बट हायर लेवल पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाया। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है एकदम टेम्पररी रूप से मार्केट में गिरावट रह सकती है, जहां पे 6740 पे बेचा जा सकता है 6840 के स्टॉप लॉस से। बट डाउनसाइड वेरी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, जो 6550 से 6580 तक का लेवल दिखा सकता है। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से कच्चे तेल में बिकवाली कीजिए। 6550 तक का मैक्स डाउनसाइड दिख रहा है, उसके नीचे लगता नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको भी लग रहा है बेचना ही चाहिए क्रूड को आज? जी बिल्कुल। मिड जुलाई से लेके आज तक अगर हम क्रूड की रैली देखें, उसके बाद $83-80 के आसपास WTI में थोड़ा सा ब्रेक आया है। टेक्निकल करेक्शन भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है टेक्निकली उसको ब्रेक करके 4 दिन से मार्केट उसके नीचे ही है। कल का सेशन भी नेगेटिव ही था और आज तो गैप डाउन करके ओपन भी हुआ है। आई थिंक MCX क्रूड ऑयल में और भी 150-200 पॉइंट की गिरावट की गुंजाइश है, एंड माई कॉल इज ऑन द शॉर्ट साइड ओनली। September contract one should go short around 66.60, 67.10 का स्टॉप लॉस एंड 65.50, 65.60 का यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर ऑप्शन में काम करना है 6600 के पुट ऑप्शन जो 15 सितंबर की एक्सपायरी है वो वहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है अराउंड 190, 160 का स्टॉप लॉस एंड 250 का टारगेट। ओके, यानी दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि बेचकर ही जाना चाहिए। भाविक, आप भी सहमत है? आपको भी
लगता है कि क्रूड में सेल साइड में ही रहना चाहिए? जी जरूर से, क्योंकि देखिए जो चाइना का जो डेटा है इससे सेंटीमेंट तो थोड़ा बहुत वीक हो गया है और ऑलरेडी हमने अच्छा एक रन अप देखा है। मुझे लग रहा है कि अभी अब ऊपर की साइड पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। अभी नया ट्रिगर नहीं है, फ्रेश ट्रिगर्स के जो क्रूड को एटलीस्ट 6800 के ऊपर ले जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नीचे एटलीस्ट 6500 तक की जगह है। इंट्राडे पर्पज से देखें तो आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर उछाल आता है 6700 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 6620 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6750 का। ओके, तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि सेल साइड में रहना ज्यादा बेहतर है। आप सहमत है दिव्या? हाँ, मैं भी क्रूड की मैं बात करूँ तो एक वॉलेटाइल है। कुछ दिनों से रोज हमें काफी बड़े मूव देखने मिल रहे हैं। चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो नहीं रही है, और फंडामेंटली बात करूँ तो जो चाइना ने जो रेट कट किया वो लेस देन एक्सपेक्टेड था, तो इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो बूस्टअप नहीं हुआ है। और साथ में ईरान के जो एक्सपोर्ट है वो भी ऑलमोस्ट $2.2 मिलियन पर डे बढ़ गया है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल जो है प्रेशर में ही रहेगा। सेल ऑन राइज हम कर सकते हैं। 6700 का जो पुट ऑप्शन है वो 220 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 180 का रखे और टारगेट ऊपर में 270 का मेंटेन करें। ओके, चलिए अब क्रूड के बाद अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। जिगर, क्या लग रहा है नेचुरल गैस? कल अच्छी तेजी दिखी थी, आज हल्की कमजोरी है। 727 रुपए के आसपास MCX पर भाव है। करंट लेवल पे क्या करें एनजी में? 216 के आसपास भाव है नेचुरल गैस अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक अगर मैं चार्टिकली देखूं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर बन रहा है एंड नेचुरल गैस 216 के आसपास वन शुड गो शॉर्ट। 220 का स्टॉप लॉस एंड 208 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस में शॉर्ट की गुंजाइश बन रही है। ओके, यानी शॉर्ट करना चाहिए नेचुरल गैस अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। जो मैं भाव बता रहा था वो सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट का भाव था, जिसकी एक्सपायरी अभी इसी हफ्ते होनी है। इस वजह से मुझे लगा कि आप कहीं सितंबर का कॉल देंगे। किडिया जी, आपका एनजी को लेकर आपका व्यू क्या है? किस तरह से ट्रेड करना चाहिए एनजी में? देखिए, एनजी में थोड़ी अनसर्टेनिटी ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि एकाएक हमने यूएस में देखा वेदर डिस्टर्बेंस है या जो हीट वेव है वो ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया, और साथ में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ यूनिट्स के अंदर हमने स्ट्राइक की न्यूज देखी, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक अपलिफ्ट मिला था। तो आई थिंक एक दायरे में मेंटेन रहेगा हम भाव। आई थिंक नीचे में आपको अगर 212 के आसपास मिलता है वहां पे जरूर बाइंग की जा सकती है। अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 210 से लेकर 224 का जो दायरा उसी में रहेगा। एक बार 224 का लेवल टूटता है तो हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे टेम्परेचर को देखते हुए, और स्ट्राइक न्यूज जो ऑस्ट्रेलिया में आई है जिसका 10% ग्लोबल हम सप्लाई पे इंपैक्ट आते हुए देख पाएंगे। तो टाइमिंग एक दायरा रहेगा मार्केट में। ओके, चलिए अब चलते हैं बेस मेटल्स की तरफ। बेस मेटल्स में आज धीरे धीरे अब तेजी लौट रही है। सभी काउंटर अब मजबूती दिखा रहे हैं। एल्युमिनियम 1% ऊपर है, 200 के करीब पहुंच चुका है। जिंक 211 के ऊपर है, कॉपर 731 के आसपास, लेड 184 रुपए 35 पैसे पे। दिव्या, आपकी पसंद क्या है आज बेस मेटल्स में? कहां दाव लगा रहे हैं आप? बेस मेटल टैक्स की बात करूँ तो हमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। मेन रीजन ये कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी आई है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें सारे कमोडिटीज में देखने मिल रहा है, स्पेशली बेस मेटल। और कॉपर की मैं बात करूँ तो कॉपर मेरा फेवरेट पिक रहेगा। उसमें हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 725 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 722 का रखें और टारगेट ऊपर में 729 का मेंटेन करें। ओके, आप बताएं किडिया जी, आपकी पिक क्या होगी बेस मेटल्स में? पूरे बेस मेटल पैक में जैसे हमने उम्मीद की कि चाइना कहीं ना कहीं स्टेप्स लेगा और प्राइसेस को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो पूरे बेस मेटल में जिंक थोड़ा मुझे अभी तक कंसर्न इसलिए लग रहा था क्योंकि जिंक की इन्वेंट्री कंटिन्यू बढ़ रही है, बट कॉपर मुझे एक अच्छा खासा काउंटर लगता है कि इसमें अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। तो वैसे तो बाय ऑन ड्रॉप है 724 पे लेके चलिए 733 का टारगेट, बट एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये 733 का लेवल टूटता है तो 750 तक का भी एक बड़ा जंप है, क्योंकि एग्रेसिवली चाइना जो स्टेप्स ले रहा है ये प्राइस को सपोर्ट करेगा। वहीं अगर जिंक की भी बात करें तो मुझे लगता है 208.50 इज गुड टू बाय। 212 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है ये हफ्ते के अंदर कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी के अंदर लगभग हम 4 से 5% की तेजी देख पाएंगे। जिगर, आपकी पिक बेस मेटल्स में? कॉपर एंड जिंक मुझे लग रहा है पोजिशनली यहाँ पे भी एक 10-15 रुपए का मूव मिल सकता है कॉपर में। एंड इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ, वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 728 इन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, 725 स्टॉप लॉस, 734 टारगेट। जिंक में मुझे लग रहा है अगर 210 के आसपास मिले अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, वन शुड गो लॉन्ग। 208 का स्टॉप लॉस, 214-215 का टारगेट लेके यहाँ पे भी लॉन्ग किया जा सकता है।
ओके भाभी, एल्युमिनियम में आप बताइए, तेजी बढ़ती जा रही है, 199 के ऊपर है, क्या करें इन लेवल्स पर? आई थिंक एल्यूमिनियम में बाय करना चाहिए क्योंकि ये मेरी टॉपिक रहेगी। क्योंकि अगर एलएमई में देखें तो आई थिंक सबसे ज्यादा इन्वेंट्री कम एलएमई में है, तो उसका फायदा रहेगा। तो 197.30 के करीब अगर आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट 199 का इनिशियली था, बट अभी उससे भी ऊपर चला गया है। मुझे लग रहा है कि टारगेट थोड़ा रिवाइज करके मैं 200 का कर सकता हूँ और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 196 का। थोड़ा डिप मिलता है तो 200 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं एल्यूमिनियम। केडिया जी, ग्वार में छोटा जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए? तेजी बढ़ती जा रही है, 2.5% ऊपर है। गवार में मुझे लगता है काउंटर काफी बुलिश है, जैसे हमने पहले भी कहा था। ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश रहेगा। बरसात के जो कंसर्न है उसको लिखते हुए करंट मार्केट से भी अगर लेते हैं तो मुझे लगता है गवार सीट के अंदर इमीडिएट टारगेट तो 65-50 का है, बट ओवरऑल 6600 का लेवल जो जनवरी में देखा था वो अचीव होता हुआ दिखेगा। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका, दिव्या आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन चलिए जाते जाते आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका रवाना हो चुके हैं। कोरोना के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता आमने सामने होंगे। ग्लोबल इकोनॉमी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से ये बैठक कितनी अहम है, बता रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में मौजूद हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री मोदी की साउथ अफ्रीका यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्रिक्स जो कि एक गठबंधन है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का, इसका एक पहला पोस्ट कोविड सिनेरियो समिट है। दूसरा सबसे बड़ा समिट है अब तक का ब्रिक्स का। 7 नेशन, लगभग 7 नेशन इसमें 7 देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं। जो बातचीत होगी वो ये बात होगी कि कैसे आर्थिक सुधारों में तेजी लाई जाए। रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद कैसे जो आर्थिक तरक्की है दुनिया की वो निश्चित की जाए और उसके बाद दुनिया किस आर्थिक स्थिति में जाने वाली है। पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद ये पहला ब्रिक्स समिट है। इसमें ये बातें भी चर्चा का विषय होंगी कि कैसे इकोनॉमी रिसेशन में ना जाए, आर्थिक स्थिति बनी रहे, ये बात भी चर्चा का विषय होगी। और ये देखते हुए कि लगभग 30% दुनिया भर की जीडीपी यहाँ पर है, 40% पॉपुलेशन इन ब्रिक्स देशों में है, कैसे इन सबको यहाँ पर भूखमरी और गरीबी को भी बाहर निकाला जाए, इन सब पे चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद लीज की यात्रा पर जाएंगे, पर ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी होंगे और ब्राजील के लूला होंगे और रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन वो वर्चुअली यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। पर देखने वाली खास बात ये होगी कि कैसे एक पूरी दुनिया में ये एक अलग ग्रुप बन के उभर रहा है ब्रिक्स, और इसकी ये मीटिंग इसलिए बहुत खास तौर पर देखने जाने वाली होगी क्योंकि आर्थिक नीतियां बहुत महत्वपूर्ण है पोस्ट कोविड सिनेरियो में। सुमित चतुर्वेदी, पीटीएन स्वदेश के लिए, केप टाउन, साउथ अफ्रीका से। शुक्रिया सुमित। यानी आज से ये बैठक शुरू हो जाएगी और 24 अगस्त तक चलने वाली है और पीएम मोदी भी रवाना हो चुके हैं। चलिए इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एफएनओ जंक्शन के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।